नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। सुप्रीम कोर्ट से ईडी को एक बार फिर से बहुत तगड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके की फटकार ईडी को लगाई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस मामले में ईडी को जबरदस्त झटका लगा है, चलिए पूरी स्टोरी आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए उसकी जांच प्रक्रिया की आलोचना की है। कोर्ट ने कहा है कि ईडी बिना ठोस सबूत के आरोपियों पर इल्जाम लगाने की आदत को तुरंत बंद करे। इस टिप्पणी ने सियासी गलियारों में भी हलचल तेज कर दी है। दरअसल विपक्षी दल पहले से ही ईडी की इस आदत को आधार बनाकर मोदी सरकार पर तीखा हमला करते रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाने और उनकी आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 5 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ईडी की जांच प्रक्रिया को गैर पारदर्शी करार दिया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि बिना सबूत के इल्जाम लगाना न केवल गैर कानूनी है बल्कि ये कानून के शासन के खिलाफ भी है। कोर्ट ने ईडी को अपनी जांच को पारदर्शी बनाने और मानवाधिकारों का पालन करने का निर्देश दिया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। जनवरी 2025 में भी हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की 15 घंटे की लगातार पूछताछ को अमानवीय और क्रूर बताया था। कोर्ट ने तब भी ईडी को अपनी प्रक्रिया में सुधार लाने की चेतावनी दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय ओका ने 2000 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कई टिप्पणियां की हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के इस हाई प्रोफाइल मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के आवास पर करीब 2 महीने पहले छापा मारा गया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि राज्य के उच्च अधिकारियों, व्यक्तियों और राजनीतिक नेताओं ने इस घोटाले को अंजाम दिया था, जिसमें डिस्टिलर से करीब 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी और देशी शराब को बिना बताए बेचा जा रहा था। लेकिन कोर्ट ने टिप्पणी की है कि हमने ईडी की कई शिकायतें देखी हैं, ये पैटर्न है, बिना किसी संदर्भ के सिर्फ आरोप लगाओ। दरअसल जस्टिस ओका ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू से कहा है कि आपने खास आरोप लगाया है कि उसने 40 करोड़ कमाए हैं। अब आप इस व्यक्ति का इस कंपनी या किसी अन्य कंपनी से संबंध नहीं दिखा पा रहे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि क्या वो इन कंपनियों का निदेशक है या नहीं, क्या वो बहुसंख्यक शेयर धारक है या नहीं, क्या वो प्रबंध निदेशक है, कुछ तो होना ही चाहिए। दरअसल राजू ने पीठ से कहा कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कंपनी के संचालन के लिए जिम्मेदार हो। मैं बयानों से दिखाऊंगा कि वो कंपनी से कैसे जुड़ा है। दरअसल 29 अप्रैल को इसी मामले में एक अन्य सुनवाई में भी जस्टिस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने टिप्पणी की थी कि जांच अपनी गति से चलेगी, ये अनंत काल तक चलती ही रहेगी। 3 आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। आप व्यक्ति को हिरासत में रखकर उसे दरअसल दंडित कर रहे हैं। आपने प्रक्रिया को ही सजा बना दिया है और इस टिप्पणी के बाद दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आना ईडी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और ये पहली बार भी नहीं है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को सुप्रीम कोर्ट की आलोचना का सामना करना पड़ा है। पिछले साल नवंबर में भी बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस भुइयां और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने ईडी की खराब सजा दर पर टिप्पणी की थी। बेंच ने टिप्पणी की थी कि एएसजी साहब, ईडी के लिए आपकी सजा दर क्या है, ये बहुत खराब है। अगर 60 से 70% होती तो हम समझ सकते थे। दरअसल पिछले साल 6 अगस्त को कनिष्ठ गृह मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को सूचित किया था कि 2014 से 2024 तक मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत दर्ज 5297 मामलों में से 40 मामलों में ही दोष सिद्धि हुई और 3 लोगों को बरी कर दिया गया। कुछ दिनों बाद ही जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की 3 जजों की पीठ ने ईडी को वैज्ञानिक जांच करने के लिए कहा था। पीठ ने कहा था कि आपको अभियोजन और साक्ष्य की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सभी मामले जहां आप संतुष्ट हैं कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, आपको उन मामलों को अदालत में स्थापित करने की आवश्यकता है।
इतना ही नहीं, पीठ ने ईडी की तरफ से पेश एएसडी राजू से भी कहा था कि आपको अभियोजन और साक्ष्य की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। सभी मामले जहां आप संतुष्ट हैं कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, आपको उन मामलों को अदालत में स्थापित करने की आवश्यकता है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कथित दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आप विधायक अमानतुल्लाह खान को भी जमानत देते हुए मुकदमे में देरी के लिए ईडी की खिंचाई की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि अपनी ताकत और संसाधनों को त्वरित सुनवाई पर लगाने की बजाय राज्य और उसकी एजेंसियों से स्वतंत्रता के समान समर्थक होने की अपेक्षा की जाती है। दरअसल विपक्षी दल ईडी के राजनीतिक प्रतिशोध के मुद्दे को जोर शोर से उठाते रहे हैं। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, इन्होंने एक स्वर में दावा किया कि ईडी को मोदी सरकार ने विपक्ष मिटाओ सेल बना दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि ईडी अब कानून का रखवाला नहीं बल्कि सियासी हथियार बन चुका है। आपके संजय सिंह ने भी आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का इस्तेमाल केवल विपक्षी नेताओं को डराने और उनकी आवाज दबाने के लिए हो रहा है। और विपक्ष का यह भी दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद ईडी की कार्रवाइयां उन राज्यों में तेज हुई हैं जहां पर गैर भाजपा सरकारें सत्ता में हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने 2022 में यह भी कहा था कि ईडी का दुरुपयोग देश की लोकतांत्रिक नींव को कमजोर कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी ने उनके दावों को और बल दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ताजा फटकार के बाद अब सवाल उठता है कि क्या ईडी अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करेगी और क्या मोदी सरकार विपक्ष के इन गंभीर आरोपों का जवाब देगी और क्या ये मुद्दा देश के एक बड़े वर्ग को उसका नजरिया बदलने में मदद करेगा। वैसे एक और केस है जिसमें ईडी को बहुत ज्यादा झटका लगा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और बहुत बड़ी फटकार भी लगाई गई थी, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। दरअसल अमूमन ये देखा गया है कि ईडी मोबाइल, लैपटॉप जैसे उपकरणों को जब्त करके ही आसानी से सबूत जुटाती रही थी। अदालत ने कहा कि ईडी नागरिकों के जब्त मोबाइल, लैपटॉप जैसे उपकरणों तक ना तो पहुंच सकती है और ना ही उनकी कॉपी कर सकती है। वैसे अदालत का ये फैसला आया तो लॉटरी के किंग के रूप में जाने जाने वाले सैंटियागो मार्टिन मामले में, लेकिन माना जा रहा है कि इस फैसले का असर अब ईडी से जुड़े दूसरे केसों पर भी पड़ सकता है। तो क्या ईडी के साथ ही अब सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों को भी नागरिकों के मोबाइल, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने से पहले दोबारा सोचना होगा? इस फैसले के बाद ये सवाल खड़ा हो गया और इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आसानी से मिल भी सकता है। इसका विस्तृत फैसला क्या है, ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर किस मामले को लेकर अदालत ने ये फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम आदेश दरअसल सैंटियागो मार्टिन मामले में दिया। ईडी ने नवंबर में सैंटियागो मार्टिन, उनके रिश्तेदारों और कर्मचारियों पर की गई तलाशी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए थे। मेघालय पुलिस की एक शिकायत के बाद ईडी ने 6 राज्यों में 22 जगहों पर तलाशी ली थी और इसमें यह आरोप लगाया गया था कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने राज्य में लॉटरी के कारोबार पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। तलाशी में 12.41 करोड़ रुपए नगद भी मिले थे और ये वही सैंटियागो मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सबसे बड़ा चुनावी चंदा देने वाली कंपनी थी। इसने 2019 और 2014 के बीच में 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। इसने सभी पार्टियों को चंदा दिया था, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को 542 करोड़ रुपए, डीएमके को 503 करोड़ रुपए, वाईएसआर कांग्रेस को 154 करोड़ रुपए और भाजपा को 100 करोड़ रुपए चंदे में दिए थे। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 13 दिसंबर को जस्टिस अभय एस ओका और पंकज मित्तल ने आदेश दिया कि फ्यूचर गेमिंग मामले की सुनवाई इससे जुड़े अन्य मामलों के साथ ही की जाए। फ्यूचर गेमिंग की याचिका में सूचीबद्ध 4 मामलों में अमेजॉन इंडिया के कर्मचारियों की तरफ से दायर मामले भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इसमें ईडी की तरफ से उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पेश करने की मांग को चुनौती दी गई। इसमें न्यूज क्लिक केस भी शामिल है, जिसमें याचिकाकर्ता 2023 में ही दिल्ली पुलिस की तरफ से लैपटॉप और टेलीफोन जब्त करने पर सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश मांग रहे थे। याचिकाकर्ताओं ने अपने संवैधानिक और मौलिक अधिकारों, खासकर निजता के मौलिक अधिकार की रक्षा करने की मांग की। दरअसल उन्होंने तर्क दिया कि व्यक्तिगत डिजिटल उपकरणों पर जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में बहुत अंतरंग व्यक्तिगत होती है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ईडी से कहा गया कि वो सैंटियागो मार्टिन के मोबाइल फोन और उनकी कंपनी के कर्मचारियों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की लंबी सूची में से किसी भी सामग्री को एक्सेस ना करें और ना ही कॉपी करें। न्यायाधीशों ने पीएमएलए के तहत ईडी की तरफ से जारी सम्मन पर भी रोक लगा दी थी और इसके बाद कई तरीके के सवाल भी उठने लगे और ईडी के ऊपर भी बहुत दबाव पड़ा था और ईडी की बहुत ज्यादा फजीहत भी हुई थी। और अब एक बार फिर से इस नए मामले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से लताड़ा है, जिसके बाद कई और सवाल भी हैं और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो सही तो नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।